अधिकार खोकर बैठ जाना सबसे बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश भर में क्या क्या समस्या चल रही है, अगर आप मुझे आरडी भारती के नाम से एड्रेस करेंगे तो मैं किसी भी धर्म का हो सकता हूं, किसी भी जाति का हो सकता हूं, मेरे अपने विचार हो सकते हैं, किसी राजनीतिक दल का पक्षधर भी हो सकता हूं। लेकिन अगर आप मुझे पत्रकार भारती के नाम से एड्रेस करेंगे तो मेरा एक ही धर्म होना चाहिए, असहाय का सुनना और गूंगे की आवाज, जो किसी के सामने बयान ना करे, जिसका दर्द कोई नहीं सुने। एक पत्रकार का धर्म है उसका दर्द सुनना, यही मेरा धर्म हो सकता है। और हमारे देश में इस आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में एक शब्द में परिवर्तन होने वाला है। अक्सर आपने सुना होगा किसी नेता के नाम से भाजपा वाले, सत्ता वाले देशद्रोही कह के पुकारते थे, परंतु अब ये जो आने वाला चुनाव है इसमें वह रामद्रोही कहेंगे। और मजे की बात तो तब है कि हमारे देश के बड़े बड़े संत महात्मा किसी को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो उस पर उनका संवैधानिक पद भी लिख देते हैं। जैसे इस देश का प्रधानमंत्री किसी धर्म का नहीं हो सकता, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, जिस भी धर्म के वो हों, और उनको आस्था और पूजा करने का पूरा अधिकार है, ये संविधान देती है। देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन जब संवैधानिक पद पर बैठ जाए तो उसको आप धर्म से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन की प्रधानमंत्री चेहरा बनने वाली है, लेकिन इंडिया गठबंधन में ही एक नई चुनौती आ गई है। जितनी उपलब्धियां बहन मायावती जी के साथ है, उतनी उपलब्धि शाम तक एक नेता ने अर्जित करने की कोशिश की, और वो राहुल गांधी जी को भी टक्कर देने वाले हैं, बहन मायावती जी को भी टक्कर देने वाले हैं, और उनके जो कार्यकर्ता उनको प्रधानमंत्री पद के तो नवाज ही दिए, बस डिक्लेयर कर दिए कि ये इस देश के आने वाले प्रधानमंत्री हैं। पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में जो आने वाले समय में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, पूजा आस्था का एक बड़ा केंद्र होगा। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। बहन मायावती जी अपने प्रेस रिलीज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवांस में ही शुभकामनाएं दे दी, लेकिन धर्म संकट है, धर्म संकट बरकरार है, और केवल बहन मायावती जी के लिए नहीं, सोनिया गांधी जी के लिए भी है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के लिए है, अखिलेश यादव जी के लिए भी है, सभी नेताओं के लिए, खास करके इंडिया गठबंधन के लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। क्या वो 22 जनवरी के जो उद्घाटन समारोह होगा वहां पहुंचेंगे? कहने का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है अयोध्या, जहां रामलला का उद्घाटन समारोह है, पूजा शुरू होगी, पंडित होंगे, कर्मकांड के लोग होंगे, हवन पूजन सब होगा। वहां पर राजनीतिक अखाड़ा बनना चाहिए, अथवा यह निशानदेही लगानी पड़ेगी कौन कौन से इस देश के नेता आए हैं और कौन कौन से इस देश के नेता नहीं आए हैं, और जो नहीं आए हैं उनको हम देशद्रोही नहीं बल्कि रामद्रोही कहेंगे। तो रामद्रोही कौन? बहन मायावती जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अथवा इंडिया गठबंधन में जितने चेहरे हैं सबके सब रामद्रोही करार कर दिए जाएंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा
आने वाला चुनाव में ये गूंजेगा। भाजपा के नेता ध्रुवीकरण करना चाहेंगे, लोगों को समझाने का प्रयास होगा कि हमने इनको निमंत्रण दिया था, ये हमसे इतना नफरत करते हैं, हिंदुओं से इतना नफरत करते हैं कि ये नहीं आए। और सवाल यह उठता है, वहां पे पूजन हवन है, संस्कार है, हिंदुओं का आस्था का केंद्र है या राजनीति का आस्था का केंद्र है? मैं अपने दर्शकों से यह जानना चाहता हूं। आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। क्या 22 जनवरी को ही डिसाइड हो जाएगा इस देश का आने वाला अगला प्रधानमंत्री को? जो यहां पर शिरकत किया उसे आप प्रधानमंत्री मानिए, बना दीजिए, और जो नहीं आया उसको हम जो है रामद्रोही घोषित कर दें। ये सब तैयारी चल रही है, बहुत सारी तैयारियां चल रही है। लेकिन राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा पे निकले हैं, तो एक और यात्रा शुरू होने वाली है, जातिगत जनगणना यात्रा। और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से पहले केवल बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज से वो 3 पद के और मालिक हो गए हैं। पहला बिहार का वो मुख्यमंत्री, दूसरा वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तीसरा उत्तर भारत के ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा, और चौथा जो केसी त्यागी जी ने कहा, जो जदयू के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि विचारों के प्रधानमंत्री मैं इन्हें घोषित करता हूं इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये तो है, विचारों के प्रधानमंत्री है। तो फिर क्या बहन मायावती जी का पत्ता साफ होने वाला है? लेकिन इसमें भी एक पेच है। इंडिया गठबंधन की बैठक दर बैठक अपने आप जो घटक दल के नेता हैं वो चेहरे बदल देते हैं। इस बैठक में कोई और चेहरा, अगले बैठक में कोई और चेहरा। जब 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था, उससे पूर्व जो बैठक हुई थी, तो ममता दीदी ने राहुल गांधी जी को सबसे श्रेष्ठ नेता बता दिया था इंडिया गठबंधन का। और जैसे ही 5 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आ गया, तो अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता दीदी, सबने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया। इधर पूरा देश, हमारे दर्शक इस बात के साक्षी हैं कि बहन मायावती जी के नाम पर वरिष्ठ पत्रकार हों अथवा राजनीति के धुरंधर, सब के सब यह मानते हैं कि बहन मायावती जी अगर प्रधानमंत्री चेहरा हो जाए तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उधर इन तमाम सुगबुगाहट राजनीतिक विश्लेषकों का विश्लेषण सुनकर, लोगों के कमेंट्स देखकर नीतीश कुमार बेचैन हो जाते हैं, जदयू बेचैन हो जाती है। पिछले कई मीटिंग में इंडिया गठबंधन ने उनको कन्वेनर तक नहीं बनाया। खबरें ये भी चली वो खफा है, फिर उनको सफाई देना पड़ा, हम गुस्से में नहीं हैं, हम खफा नहीं हैं। फिर जदयू ने एक नाटक रचा कि ललन सिंह इस्तीफा दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। काफी शोर हुआ, आज मीटिंग हुई और उस मीटिंग में लास्ट में फाइनल यह हुआ कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें और उनके जगह नीतीश कुमार को बना दिया गया। उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया, ये भी कहा कि सारी जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूं। अब नए साल पे पहले दिन से ही वो झारखंड का जो है, झारखंड से शुरू करेंगे, जातिगत जनगणना के बारे में पूरे देश को जगाएंगे। ओबीसी का मुख्य चेहरा बनकर इंडिया गठबंधन के तरफ से लोगों को बताएंगे, अपने विचारों में लोगों को लेंगे। लेकिन बहन मायावती जी की तरह क्या श्रेष्ठ प्रशासक की छवि वो ला पाएंगे? बताने के लिए वो कह देते हैं हम 7 बार के मुख्यमंत्री हैं, 7 बार हमने शपथ ग्रहण किया है। बहन मायावती जी कहती है उनको 4 बार का मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, बिहार उससे छोटा है, तो हर जगह
बहन मायावती जी से मुकाबला करने के लिए तैयार है नीतीश कुमार। हम अपने दर्शकों से यह जानना चाहते हैं, नीतीश कुमार और बहन मायावती जी में अगर तुलना किया जाए कि इस देश का प्रधानमंत्री चेहरा कौन बेहतर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हम ओबीसी से आते हैं। और बहन मायावती जी शेड्यूल कास्ट से हैं, दलित महिला हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं। इनके बारे में कहा जाता है ये कठोर प्रशासक रही हैं। इनका प्रशासन बड़ी लाजवाब रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को स्वीकार करती है। तो बहन मायावती जी को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार ने यह पूरा मामला रचा, क्योंकि कुछ पद से वो हल्के हो रहे थे, जैसे कि जदयू के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे। मन में यह भी डाउट था कहीं ललन सिंह, क्योंकि उनके ललन सिंह के बारे में खबर आ गई थी, वह आरजेडी से कुछ ज्यादा नजदीकियां बना लिए थे। तो ललन सिंह का झुकाव तेजस्वी यादव की तरफ था, उनका लगाव आरजेडी से बढ़ गया था। और नीतीश कुमार जब भी फैसला करते हैं वो रातों रात, अब मुख्यमंत्री रहते हुए रातों रात भाजपा से वो कैसे मिल सकते थे, ये एक प्रश्न है, संदेह किया जा सकता है। और अब वो सर्वे सर्वा हो गए हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, ओबीसी के चेहरा भी है, और वो यात्रा भी करने वाले हैं। और सारा यात्रा करने के बाद, सब खेल रचने के बाद, किसी दिन अगर यह खबर आ गई कि आज से नीतीश कुमार भाजपा के हो गए, तब क्या होगा इंडिया गठबंधन का? जबकि ये रिकॉर्ड बहन मायावती जी के साथ नहीं है। बहन मायावती जी के पास 2022 में मात्र एक विधायक बना था, उमाशंकर सिंह जी। लोग तो ये भी कह देते हैं, आलोचना करने वाले अथवा फैक्ट, कि उमाशंकर सिंह अपनी ताकत से विधायक बने। तो कहने का मतलब यह कि बसपा के पास 13% वोट तो आया, लेकिन 2022 में बसपा में इतनी ताकत नहीं थी कि पार्टी के दम पर वो अपना विधायक निकाल सके। तो बसपा को भी जरूरत है इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन को भी जरूरत है कि बसपा की बहन मायावती जी चेहरा बने। लेकिन बीच में अगर नीतीश कुमार जो आ गए हैं और उनके कार्यकर्ता दिल्ली में नारे लगा रहे हैं कि बिहार ने पहचाना है, अब देश भी पहचानेगा, अगला प्रधानमंत्री चेहरा नीतीश कुमार, तो फिर इंडिया गठबंधन में चेहरा होगा कौन? अभी तक बसपा इंडिया गठबंधन में आई नहीं है। उधर अखिलेश यादव जी का ऐसा कोई बयान नहीं आया है। जो भी गठबंधन पार्टनर हैं सब यही कह रहे हैं कि बहन जी को रोका किसने है, वो इंडिया गठबंधन में आ जाए, किसने मना किया है, इस तरह की बातें होती है। लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। और रही बात ये, अभी तक इंडिया गठबंधन का कोई कन्वेनर तक नहीं बना है, किसी को ऐसा अध्यक्ष नहीं बनाया गया है जिससे पत्रकार जाके सवाल पूछे, क्या आपने बहन मायावती जी को आमंत्रित किया है बैठक में? कहने का मतलब यह, टेलीफोन पे बातें होती है, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं सभी दल को आमंत्रित करके एक मीटिंग रख लेते हैं। कोई भी इंडिया गठबंधन ने सामूहिक रूप से एक अध्यक्ष, एक कन्वेनर अभी तक नियुक्त नहीं किया है जिनके आदेश से अगला मीटिंग फाइनल हो। कौन कौन से दल आएंगे यह वो निश्चित करें, लोगों को बुलाएं, नेताओं को बुलाएं, और नेताओं के मना करने पे ये कहें कि हमने आमंत्रित किया और वो नहीं आए। ऐसा कहने के लिए कोई भी ऑथराइज पर्सन अभी तक इंडिया गठबंधन में नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और हम मान लेते हैं कि अगली मीटिंग आते आते बहन मायावती जी एक चेहरा उभर के आ जाएं, नीतीश कुमार एक चेहरा उभर कर आ जाएं, ऊपर से 22 जनवरी नजदीक आ जाए और
नेशनल चैनल्स, मीडिया जगत में केवल यह डिबेट रख दिया जाए कि हमारे देश के कौन कौन से नेता रामद्रोही हैं। कई बार ये समस्या आती है, धर्म संकट आ जाता है लोगों के सामने। कोई व्यक्ति आपको आमंत्रित कर ले, पूजा का प्रसाद लेकर खड़ा हो जाए, आपको देने लग जाए, और आप थोड़ी देर पहले धर्मनिरपेक्षता के ऊपर बोल रहे हैं, तो आप धर्म संकट में फंसते हैं कि प्रसाद खाऊं या ना खाऊं, उनको शुभकामनाएं दूं अथवा ना दूं। अगर शुभकामनाएं देता हूं, वहां पर जाता हूं, तो लोग मुझे सांप्रदायिक कहेंगे, नहीं जाता हूं तो रामद्रोही कहेंगे। और यही धर्म संकट विपक्ष के सभी नेताओं के साथ है। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ये कहते हैं कि जो शासन पद्धति है, जो सरकार है, यहां डेवलपमेंट के लिए लोग चुनते हैं। लोकतंत्र में जो नेताओं का चुनाव होता है, अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, महंगाई से राहत पाने के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए। ये तो तीसरी कहानी शुरू हो गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्कूलों में कम जाते हैं, मंदिरों में ज्यादा जाते हैं। बच्चों की शिक्षा पे कम खर्च हो रहा है, धर्म कर्म में कुछ ज्यादा खर्च हो रहा है। जो धार्मिक मसले व्यक्तिगत होने चाहिए, अथवा उस समाज के, जैसे कि मान लेते हैं कि मुसलमान लोग ईद मना रहे हैं, तो वहां पे मुल्ला वगैरह बैठे होते हैं, जो नमाजी बैठे होते हैं। लेकिन वहां पे मुख्यमंत्री भी बैठने लग जाए, वहां पे प्रधानमंत्री भी बैठने लग जाए, तो बड़ा अटपटा लगता है, ऐसा लगता है कि राजनीति हो रही है। ठीक उसी तरह अयोध्या में धार्मिक संत पहुंचे, नागा फकीर पहुंचे, और जो आस्था के मानने वाले लोग हैं वो पहुंचे। वहां तक तो ठीक है, लेकिन 22 जनवरी को जो उद्घाटन होगा वो भगवान राम में आस्था रखने वालों का होगा अथवा वोट में आस्था रखने वालों का होगा। लोकसभा चुनाव को कैसे गोलबंद किया जाए, किसको किसको खलनायक बनाया जाए और किसको किसको नायक बनाया जाए इस लोकतंत्र का, ये तैयारी हो रही है। कहने का मतलब यह, हर जगह डिबेट हो रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सोनिया गांधी जी विदेश में, विदेशी मूल का मुद्दा उठाया गया था, विदेशी है, और उनकी शादी हुई, ऐसे जाति से उनको कहा जाता है क्रिश्चियन धर्म से। अब उनको बुलाने के लिए व्याकुल हैं लोग कि वो राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं आएंगे। बाकी जो विपक्ष के नेता हैं, जिनसे भाजपा को डर है, जहां पर वो ध्रुवीकरण चाहते हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि हम निमंत्रण दें और वो ठुकरा दें, और फिर अगले पल हम ये डिबेट शुरू कर देंगे। तो पहली समस्या सामने जो है भावनात्मक है, आस्था का है। दूसरी समस्या, इंडिया गठबंधन में ही एक से बढ़कर एक चुनौती सामने आ रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसको इंडिया गठबंधन यानी हमारे देश का जो विपक्ष है वो कैसे मैनेज करेगा। क्योंकि पिछले 24 घंटे में सुर्खियां यह रही कि बिहार के मुख्यमंत्री उस पाले में जा रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं। फिर कहा गया, खंडन आ गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ललन सिंह का टर्म पूरा हो गया था इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। किसी ने कहा उनको अपने संसद का चुनाव लड़ना है, अपने क्षेत्र को ध्यान देंगे, वो टाइम नहीं दे पा रहे थे तो इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं। तरह तरह की बातें आई। किसी ने कहा कि तेजस्वी यादव से उनको कोई परेशानी नहीं, परेशानी तो पैदा कर दिया लालू यादव ने। कहने का मतलब यह कि भाजपा चारों तरफ से विपक्ष को घेरे हुए है, पल पल की खबर रख रहा है। कभी धार्मिक हमले होंगे, कभी वैचारिक हमले होंगे, कभी कमजोर बताए जाएंगे और कभी आपस में फूट भी डलवा दिए जाएंगे। ऐसे हालात में हम अपने दर्शकों से यह जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी चुनौती बहन मायावती जी झेल पाएंगी।
अगर उनको प्रधानमंत्री चेहरा बना दिया जाता है और अगर शुरू कर दिया जाता है इंडिया गठबंधन सारी बातों को काटकर बहन जी को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित कर देता है, क्या बहन जी संभाल पाएंगी इन चुनौतियों को? क्या नीतीश कुमार विरोध नहीं करेंगे? इतनी सब कुछ करने के बाद यह सबसे बड़ी चुनौती निकलकर आई है इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर। इन तमाम खबरों के बीच एक एक्स के ऊपर एक ट्वीट आया और वह ट्वीट करने वाले थे प्रोफेसर दिलीप मंडल। उन्होंने एक सवाल किया, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती निकाली गई है उनमें सर्व समाज के लोग, ईडब्ल्यूएस वाले शोर मचाए और अपने उम्र की ऊपरी सीमा में जो है छूट मांगा सरकार से ये कहा कि आप 4-5 साल के बाद वैकेंसी दिए हैं, हमारा क्या कसूर था, हमें ऊपरी सीमा बढ़ाई जाए। और सरकार ने 3 साल का जो है सभी वर्गों को ऊपरी सीमा में छूट दे दिया, यानी ईडब्ल्यूएस सर्व समाज के लोगों को। लेकिन एससी एसटी ओबीसी ने तो मांगा ही नहीं था, इनको क्यों दे दिया, क्या कारण हो सकता है, उन्होंने सवाल किया। अब प्रश्न यह उठता है, उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग इसका जवाब जानते हैं वो हमें जवाब दें, और इसका जवाब यह है कि चुनावी साल, चुनावी मौसम आ चुका है, कौन एससी एसटी ओबीसी से पंगा ले, बगैर मांगे ही देंगे, और केवल ऊपरी सीमा में 3 साल का छूट ही क्यों देंगे, गैस के दाम भी कम कर देंगे, अभी चुनावी साल का बजट तो आने दीजिए जनाब, बहुत कुछ छूट देंगे। इस देश के युवा व्याकुल हैं, इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, तरह तरह की वैकेंसी दे देंगे, चाहे वो वैकेंसी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद फुलफिल हो अथवा बाद में कैंसिल भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैकेंसी निकालेंगे जरूर। और रही बात ये महंगाई में बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि देश विकास कर रहा है, लेकिन जिस सौदे पर विकास हो रहा है क्या वह सौदा हमारे देश की जनता को मंजूर है? आपको 5 किलो चावल गेहूं मिल रहा है, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, गैस की कीमत बढ़ती जा रही है। अगर पेट्रोल और गैस की कीमत कम कर दिया जाए और 5 किलो चावल गेहूं नहीं दिया जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन नहीं, एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से छीन लेना। कहने का तात्पर्य है हमारी देश की जनता के साथ एक मैनेजमेंट किया जा रहा है। देश की जनता समझ ही नहीं पा रही है कि जितना ये दे नहीं रहे हैं उससे ज्यादा ये ले रहे हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को चूसने पर तुली हुई है, रोजगार नाम की चीज नहीं, युवा त्रस्त हैं, परेशान हैं, और देश में केवल धार्मिक उन्माद खड़ा करके लोगों को भावनाओं से खेलकर ये वोट चाहते हैं। ये जो नया सगुफा शुरू हो गया है मंदिर का उद्घाटन का, यह आम जनता का दर्द भुलाने का एक तरीका तो हो सकता है, बाकी कुछ और हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे जब आम जनता के बीच जाते हैं लोग ये कहते हैं कि हमने तो विकास के लिए वोट किया था, वो कहते थे बार बार 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, वो 15 लाख रुपये वाले तो भूल ही गए, और नोटबंदी कोरोना काल में जितने दर्द दिए गए इस देश की जनता को जनता याद कर रही है। लेकिन सवाल यह भी उठता है फिर भी कई राज्यों में भाजपा चुनाव जीत जाती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जनता को कितना भी दर्द दे दिया जाए और एक लाडली बहना वाला कोई योजना ला दिया जाए और जनता दर्द भूल जाती है। कहने का तात्पर्य पिछले 5 साल में आम जनता की हालत खराब कर दी गई, और जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा कुछ वैकेंसी निकाल दी जाएगी, कुछ वस्तुओं के कीमत कम कर दिए जाएंगे, और देश की जनता समझ नहीं पाएगी इस बहुरूपिया सरकार को। सरकार जो अपना रूप रंग बदल कर सामने प्रस्तुत होती है, अब तो पूरे देश का चुनाव है, क्या पूरे देश की जनता यह सवाल करेगी कि हमने कौन सा आपका खेत काट लिया है,
क्या बिगाड़ा है? राजस्थान की जनता को आप 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, हमें आप 1100 में देंगे, 1200 में देंगे। हमने बिगाड़ा क्या आपका, और हम क्यों आपको वोट दें? तो इस तरह के सवाल भी उठेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।